अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इश्तियाक अहमद नावल क़यामत के बागी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। अब मसला यह है कि इन्हें होश में किस तरह लाएं। आफताब की आवाज़ में घबराहट थी। ऐसे में अचानक नीली रोशनी भी मद्धम होने लगी। ताबूतों के ढकने अब मजीद ऊपर उठ चुके थे और दूसरी तरफ उलटने के करीब थे। अब्बा जान, खुदा के लिए होश में आ जाएं। देखिए, रोशनी भी मद्धम हो चली है। शायद अब ये बुझने वाली है। अगर तय खाने में घूप अंधेरा हो गया तो हमारा यहाँ क्या हाल होगा। आपको छोड़कर हम ऊपर भी तो नहीं जा सकेंगे। आफ्ताब ने जल्दी जल्दी दर्द भरे अंदाज में कहा। हाँ अंकल, उठिए, होश में आइए। फरहत की आवाज़ उभरी। रोशनी और मद्धम हो गई। अब वो एक दूसरे को धुंधले धुंधले नजर आने लगे। वो और घबरा गए और फिर दो बातें एक साथ हुई। पहले नीली रोशनी बिल्कुल गायब हुई, फिर ताबूतों के ढकने दूसरी तरफ गिरने की आवाजें सुनाई दी। वो मारे खौफ के कांपने लगे। उन्होंने एक दूसरे को पकड़ लिया और जमीन पर इंस्पेक्टर कमाल मिर्जा के चारों तरफ बैठ गए ताकि वो महफूज रहें। या अल्लाह रहम, मुनव्वर अली खान की आवाज़ सुनाई दी। ये क्या हो रहा है। अब हम कुछ भी देखने के काबिल नहीं रहे। क्या कह सकते हैं कि क्या हो रहा है। अचानक इन्हें गार में कदमों की आवाज़ सुनाई दी। ये कौन चल रहा है। हम सब तो एक दूसरे को पकड़े बैठे हैं। हम मुर्दों के सिवा और कौन हो सकता है। ताबूतों से निकलने वाले मुर्दे ही चल रहे होंगे। आज हम कहाँ फंस गए। मेरी तौबा जो आइंदा ऐसे किसी गार में उतरूं। आफ्ताब की आवाज़ सुनाई दी। भाई खामोश रहो, मुनव्वर अली खान बोले। अचानक एक बार फिर नीली रोशनी गार में फैलने लगी। वो एक दूसरे को देखने के काबिल होने लगे। ए प्यारी प्यारी नीली रोशनी, तेरा शुक्रिया, आसिफ ने खुश होकर कहा। इन्होंने जल्दी से इंस्पेक्टर कामरान मिर्जा की तरफ देखा। अब इनकी आंखें बंद थीं। अब शायद इन्हें होश में लाया जा सकता है। कामरान मिर्जा, होश में आओ। ये वक्त बेहोशी के लिए बिल्कुल मुनासिब नहीं है, मुनव्वर अली खान बोले। इन्हें इस हालत में भी हंसी आ गई, लेकिन फिर फौरन इनकी हंसी का गला घुट गया। इनकी नजरें ताबूतों पर पड़ी। इनके ढकने उल्टे पड़े थे और वो अंदर से बिल्कुल खाली थे। पहली बार इन्होंने ये बात भी महसूस की कि ताबूत बहुत ज्यादा लंबे थे, गोया इनमें बनाए लिटाए गए मुर्दे बहुत लंबे थे। एन इसी वक्त इंस्पेक्टर कामरान मिर्जा ने आंखें खोल दी। मम मैं कहाँ हूँ। आप अभी तहखाने में ही हैं। तहखाना और वो ताबूतों के मुर्दे। तो इनमें मुर्दे थे, आसिफ बोला। हाँ बिल्कुल, लेकिन आज के नहीं, 2-3 हज़ार साल पहले के मुर्दे। जी, ये आप क्या फरमा रहे हैं। तो तुम खुद देख लो ना। मगर नहीं, तुम ना देखना वरना तुम भी बेहोश हो जाओगे। ना जाने क्यों मुझे बहुत जोरदार झटका लगा था। कम अज कम मैं खौफ की वजह से इस कदर जोर से नहीं उछल सकता था। जी, क्या मतलब। वो हैरत ज़दा रह गए। जो ही मैंने ताबूत में देखा, मेरी नज़र एक बहुत लंबे कद वाले मुर्दे पर पड़ी, लेकिन वो मुर्दा नहीं था। जी, क्या मतलब, वो मुर्दा नहीं था। हाँ, इसकी आंखें खुली थीं और चेहरे पर एक भयानक मुस्कुराहट थी। साथ ही मुझे वो झटका लगा, बिल्कुल बिजली के झटके की मानिंद था। जिस्म में सर्द जलन दौड़ती महसूस हुई थी और इसके बाद मुझे कोई होश ना रहा। लिहाजा तुम ताबूतों की तरफ ना देखना। अब देखकर करेंगे भी क्या। चिड़िया उड़ चुकी हैं, आसिफ ने मुंह बनाया। क्या कहा, चिड़िया उड़ चुकी हैं। ये तुम क्या कह रहे हो। जी हाँ, इन ताबूतों में अब कोई मुर्दा नहीं है। आपके बेहोश होने के बाद नीली रोशनी थोड़ी देर के लिए गुल हो गई थी। इस दौरान मुर्दे फरार हो गए। मम मुर्दे फरार हो गए। आफ्ताब ने डरे डरे अंदाज में कहा। नहीं, इंस्पेक्टर कमाल मिर्जा एक झटके से उठे। इन्होंने ताबूतों की तरफ देखा, वो सब खाली थे। इसके साथ ही एक बार फिर रोशनी गायब हो गई। हेलो, एक्सचेंज, प्रोफेसर अरमान बात कर रहा हूँ। ये नंबर बताएं किसके हैं। और फौरन इसने सख्त लहजे में कहा। और नंबर बताए। ओके सर, 1 मिनट इंतजार फरमाएं। 1 मिनट तो बहुत ज्यादा है। नंबर अगर मकामी हो तो जरा भी देर नहीं लगती, लेकिन दूसरे किसी शहर का हो तो कुछ वक्त लग जाता है। अच्छा खैर, जल्दी करो, इसने भिना कर कहा। सर, ये नंबर इंस्पेक्टर जमशेद के हैं। ओह, इसने कहा और रिसीवर रख दिया। अब इसने डीआईजी साहब के नंबर डायल किए। हेलो मिस्टर डीआईजी, गवर्नर हाउस का एक मुलाजिम अब्दुल्ला यहाँ से फरार होकर दारुल हुकूमत की तरफ रवाना हुआ है। वो इंस्पेक्टर जमशेद के घर तक जाना चाहता है। इसे जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके मेरे पास ले आओ। इससे कम किसी बात को मैं कबूल नहीं करूंगा, और इसे पेश ना किया जा सका तो आपको इसकी जगह जेल जाना होगा। यस सर, मैं जरूर इसे गिरफ्तार कर लूंगा, आप फिक्र ना करें, डीआईजी साहब बोले। रिसीवर रखकर इन्होंने फौरन घंटी बजाई और फिर अपने मातहतों को हिदायत देनी शुरू की। जल्द ही वो एक पुलिस गाड़ी पर उड़े जा रहे थे। अब्दुल्ला किस रास्ते से फरार होगा, इंस्पेक्टर का निशान।
सड़क के रास्ते ही जाएगा सर। जहाज और ट्रेन के रास्ते तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बहुत खूब। तुमने अब्दुल्ला को देखा हुआ है? जी बिल्कुल, आप फिक्र ना करें। मैं तो इसे दूर से ही पहचान सकता हूँ। तब हम इसे पकड़ लेंगे। लेकिन इस शख्स को सूझी क्या इंस्पेक्टर जमशेद की तरफ दौड़ लगाने की? पता नहीं सर, मुझे तो रह रहकर शौकी ब्रदर्स याद आ रहे हैं। सर, सुबह से ना जाने कितनी बार रो चुका हूँ। और इनके साथ प्रोफेसर गालिब भी थे। डीआईजी साहब बड़बड़ाए। वो आगे बढ़ते रहे, हर चेक पोस्ट से रिपोर्ट लेते रहे, लेकिन अब्दुल्ला का कोई सुराग ना मिल सका। अगरचे इन्होंने आगे तक हिदायत दे दी थी, लेकिन इस हुलिये के किसी आदमी को ना रोका जा सका। ये अब्दुल्ला तो जरूरत से ज्यादा चालाक साबित हुआ। जी, हम दारुल हुकूमत ही ना पहुंच जाए चलते चलते। इससे तो बेहतर था हम जहाज के जरिए दारुल हुकूमत को जाते और इंस्पेक्टर जमशेद के घर जा पहुंचते। जाना तो आखिर इसे वहीं था। चलिए खैर, अब तो हम इस तरह भी दारुल हुकूमत पहुंचने वाले हैं। आखिर वो शहर में दाखिल हो गए। एक पुलिस स्टेशन से इन्होंने इंस्पेक्टर जमशेद के घर का रास्ता पूछा। आध घंटे बाद वो घर के सामने मौजूद थे, लेकिन वहां ताला लगा हुआ था। आईजी साहब ने बेगम शिराजी के दरवाजे पर दस्तक दी। इनसे अपना तारुफ करवाने के बाद वो बोले, इन लोगों का कुछ पता है? जी नहीं, ये तो इस तरह गायब हैं जैसे गधे के सर से सींग। ताले की चाबी? वो मेरे पास है। दरवाजे पर ताला मैंने ही लगाया था, वो तो खुला छोड़कर चलते बने थे। क्या मतलब? दरअसल पहले बेगम नमशेद को अगवा किया गया। बाकी लोग जब घर पहुंचे तो इन्हें गायब पाकर बाहर की तरफ दौड़ पड़े। ऐसे में दरवाजे को ताला लगाने का होश किस तरह रह सकता था? और इस रोज से लौट कर नहीं आए। 3 दिन हो चुके हैं। ओह, आप मेहरबानी फरमाकर ताला खोल दें। मैं अंदर कुछ देर आराम करना चाहता हूँ। जरूर, क्यों नहीं। इन्होंने ताला खोल दिया और ये कहते हुए अपने घर की तरफ बढ़ी। मैं चाय वाय तैयार करके लाती हूँ। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं। आप लंबा सफर करके आ रहे हैं, मेरे ख्याल में तो जरूरत है। अच्छा खैर, और हाँ, ये बताएं, अब्दुल्ला नामी कोई आदमी तो इंस्पेक्टर जमशेद का पूछते हुए इधर नहीं आया? जी नहीं, मेरे घर का दरवाजा तो किसी ने नहीं खटखटाया। खैर, आप जाएं। वो चली गई। आईजी साहब इंस्पेक्टर कैशान के साथ सहन में ही बैठ गए। फिर बेगम शेराजी चाय और खाने के लिए दूसरी चीजें भी इनके सामने रखकर चली गई। वो खाने लगे। ऐसे में दरवाजे की घंटी बजी। ये जरूर अब्दुल्ला होगा। काशान, तुम ना जाओ, शायद वो तुम्हें पहचानता हो। एक कांस्टेबल को भेज दो, इसे अंदर ले आए। ओके सर। कांस्टेबल गया और मुलाकाती को अंदर ले आया। इसने कई पुलिस ऑफिसर्स को अपने सामने देखकर हैरतजदा अंदाज में पलकें झपकाई। आइए, तशरीफ लाइए। आप आप में तो इंस्पेक्टर जमशेद साहब कोई भी नहीं है। इसने हैरान होकर कहा। हाँ, वो एक केस के सिलसिले में बाहर गए हैं। आप मुझे बता दें, क्या बात है? नहीं, मैं इनके सिवा किसी को नहीं बताऊंगा। इनके जल्द आने का कोई इम्कान नहीं है। आपके पास भी ज्यादा वक्त नहीं है, लेकिन आप जल्द अज जल्द हमें जरूर बता दें। काजी साहब ने नरम लहजे में कहा। जी, क्या मतलब? मेरे पास भी ज्यादा वक्त नहीं है। हाँ, यही बात है। मेहरबानी फरमाकर इसकी वजाहत कर दें। आपका नाम अब्दुल्ला है ना? और आप शुमाली शहर से चले आ रहे हैं। वहाँ के गवर्नर हाउस में आप मुलाजिम हैं। जी हाँ, लेकिन आपको कैसे मालूम? और वहाँ इस वक्त प्रोफेसर अलमान की हुकूमत कायम हो चुकी है। बिल्कुल, आप कौन हैं? इसने हैरान होकर कहा। आप फौरन बता दें, वक्त बहुत कम है। नहीं, मैं इंस्पेक्टर जमशेद साहब को बता सकता हूँ। मैं तुम्हारे शहर का डीआईजी हूँ। ये मेरे साथ इंस्पेक्टर काशान है। हमें प्रोफेसर अलमान ने हुक्म दिया है कि तुम्हें गिरफ्तार करके इसके सामने पहुंचा दें। हम वहां से सीधा इधर आ रहे हैं। लेकिन इसे किस तरह मालूम हो गया कि मैं यहाँ के लिए रवाना हो रहा हूँ? ये हमें नहीं मालूम। तब जरूर हामिद से उगलवाया होगा इसने। इसने जर्द पड़ते हुए कहा। इंस्पेक्टर काशान शूकी ब्रदर्स के दोस्त हैं। इंस्पेक्टर जमशेद से इस वक्त तुम्हारी मुलाकात नहीं हो सकती। इनके बारे में हम खुद नहीं जानते कहाँ हैं। हम तुम्हें गिरफ्तार करने का कोई इरादा नहीं रखते। हम तो यहाँ तुम्हारी मदद के लिए बैठे हैं। यकीन नहीं तो इंस्पेक्टर काशान से पूछ लो। इसने इंस्पेक्टर काशान की तरफ देखा। अब मुझे क्या मालूम कि आप लोग कौन कौन हैं? उफ, मैं क्या करूं। अच्छा, हम ऐसा करते हैं कि यहाँ के आईजी साहब को बुलवा लेते हैं। वो कुछ और ऑफिसर्स को साथ लेकर यहाँ आ जाते हैं। इन सब की मौजूदगी में तो तुम बता सकते हो या नहीं? ठीक है, ऐसा कर लें। अच्छी बात है, इन्होंने कहा और फोन करना शुरू किया। जल्द ही वहाँ कई ऑफिसर्स आ गए। इन सब ने जब अब्दुल्ला को यकीन दिलाया तो वो इन्हें बताने पर तैयार हुआ। प्रोफेसर अरमान किसी बड़ी इस्लाम दुश्मन ताकत का एजेंट है। शायद इंशाजा का या बेगाल का। ये सारा मंसूबा इस्लाम के खिलाफ है। ये लोग पूरी दुनिया पर ईसाइयत का बोलबाला करने पर तुले हुए हैं। मैंने प्रोफेसर अरमान को ट्रांसमीटर पर किसी से हिदायत लेते और बातें करते सुना है। ये पत्थर बरसाने का चक्कर भी प्रोफेसर अरमान का अपना नहीं, इस बड़ी ताकत ने कोई तरीका इख्तियार किया है। ओह, वो धक से रह गए। अब ये लोग हजरत ईसा इस्लाम के रूप में किसी शख्स को आसमान से नीचे उतार चुके हैं और वो ईसाइयत का प्रचार करेगा।
مسلم ممالک پر پتھر برسائے جائیں گے، جس سے یہ ثابت ہوگا کہ اسلام سچا نہیں، عیسائیت سچا مذہب ہے۔ لیکن یہ لوگ پتھر کس طرح برسا سکتے ہیں؟ پتھر برسا کر بستیوں کی بستیاں تباہ کرنا تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے، ڈی آئی جی صاحب بولے۔ بھلا میں کیا بتا سکتا ہوں؟ تم وہ الفاظ دہراؤ جو سنے تھے۔ شہر میں ایسے لوگوں کا کھوج لگایا جائے گا جو ابھی تک اسلام پر قائم ہیں اور جنہوں نے جھوٹ موٹ عیسائیت قبول کی ہے۔ انہیں چن چن کر قتل کیا جائے اور سب لوگوں کے سامنے ایسا کیا جائے گا تاکہ کوئی دم نہ مار سکے۔ یسوع مسیح یعنی حضرت عیسیٰ کے بارے میں اس نے بتایا کہ وہ آ چکے ہیں، ان کا ظہور ہو چکا ہے۔ وہ انسپکٹر جمشید اور انسپکٹر رحمان مرزا پارٹی کے لیے بھی فکر مند ہیں اور ان کی تلاش کر رہے ہیں۔ تو اب ہمارا وہاں جانا بیکار ہے۔ ہم وہاں جا کر کیا کریں گے؟ پروفیسر علمان کے آدمی ہمارے بارے میں بھی سراغ لگا لیں گے۔ شوقی بہادر اس پتھر کے نیچے جا کر ہلاک ہو چکے ہیں۔ انسپکٹر رحمان مرزا کا کوئی پتہ نہیں، انسپکٹر جمشید کا بھی کوئی پتہ نہیں۔ اب ہمارا ہوگا کیا؟ آئی جی صاحب نے فکر مندانہ انداز میں کہا۔ اللہ اپنا رحم فرمائے۔ سب سے ضروری کام ان پتھروں سے نمٹنا ہے۔ ارے ہاں، اس سلسلے میں ہم پروفیسر داؤد سے کیوں نہ بات کریں؟ شاید وہ کچھ کر سکیں۔ اسی وقت پروفیسر داؤد کو فون کیا گیا۔ دوسری طرف سے ان کی آواز سنائی دی۔ ہیلو پروفیسر صاحب، آئی جی نثار احمد بات کر رہا ہوں۔ جی فرمائیے۔ پتھروں کی کیا خبر ہے؟ وہ ہمارے پورے ملک پر چھائے ہوئے ہیں، آپ کو انسپکٹر جمشید نے بتایا ہوگا۔ نہیں، ان سے تو ابھی تک ملاقات ہی نہیں ہو سکی۔ تو پھر مشرقی حصے سے یعنی شوقی برادرز کے شہر سے ایک صاحب آئے ہیں، ان کے ذریعے ہمیں بہت اہم باتیں معلوم ہوئی ہیں، جبکہ انسپکٹر جمشید غائب ہیں۔ غائب ہیں اکیلے یا سب کے ساتھ؟ سب کے ساتھ، خان رحمان بھی ساتھ ہیں۔ اللہ اپنا رحم فرمائے۔ وہ لوگ تو شوقی کے شہر جانے کی بات کر رہے تھے، وہاں نہیں پہنچ سکے۔ بہت خوفناک خبر ہے یہ تو۔ آپ پتھروں کے بارے میں بتائیں۔ آپ ایسا کیوں نہیں کرتے، آئی جی صاحب کو ساتھ لے کر میرے پاس آ جائیں۔ اچھی بات ہے۔ سب لوگ تجربہ گاہ پہنچ گئے، ایک دوسرے کے حالات سنے گئے۔ اب آئی جی صاحب نے کہا، آپ اپنے ملک پر بلکہ پوری دنیا کے اسلامی ملکوں پر آئی ہوئی اس قیامت کے بارے میں کیا کر سکتے ہیں؟ میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی ہے، لیکن شاید اس کے لیے انسپکٹر جمشید کا ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ پہلے ترکیب بتائیں۔ پروفیسر علمان کو قابو کیا جائے کسی طرح۔ اوہ، وہ دھک سے رہ گئے۔ اور کوئی طریقہ نہیں ہے؟ پروفیسر صاحب نے کہا، اس کام کے لیے واقعی انسپکٹر رحمان مرزا یا انسپکٹر جمشید کا ہونا ضروری ہے۔ خیر، ان کے لیے بھی کوشش کر لیتے ہیں۔ اور کچھ؟ اگر ہم اس پر قابو پا لیتے ہیں تو شاید بہت کچھ کر سکیں گے۔ آپ نے شوقی بادرز کے بارے میں خبر سنی؟ نہیں تو کیسی خبر؟ وہ ہلاک ہو چکے ہیں، بلکہ کہنا چاہیے کہ شہید ہو چکے ہیں۔ کیا؟ نہیں، پروفیسر داؤد چلائے۔ انہیں تفصیل سنائی گئی تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ باقی سب بھی رونے لگے۔ کاشان تو پہلے ہی آنسو بہاتا رہا تھا، اب ان کے سامنے پھر اس کی آنکھیں آنسو اگلنے لگی۔ ایسے میں آئی جی صاحب بولے، یقین نہیں آ رہا ویسے ان کی موت پر۔ آنکھوں دیکھی بات ہے سر، عبداللہ نے کہا۔ آئیے آپ لوگوں کو پتھروں کے جھرمٹ دکھاؤں۔ وہ انہیں دوربینوں تک لے آئے۔ باری باری سب نے پتھروں کے گول آسمان پر دیکھے۔ ہمیں تو یہ بالکل ستاروں کی مانند لگ رہے ہیں۔ ہاں لیکن یہ ہیں پتھر، کئی کئی ٹن وزنی پتھر۔ کیا یہ بھی گرائے جا سکتے ہیں؟ ہم نے اپنی زندگی میں ایسا ہوتے کبھی نہیں دیکھا کہ ان گنت بے ثاقب جمع ہو کر ایک ملک کی فضا پر آ جائیں، گویا اس کا نام و نشان مٹانے کے لیے تلے کھڑے ہیں۔ گرائے جا سکتے ہیں یا نہیں؟ جو لوگ ان کو ایک ملک کی فضا پر مسلط کر سکتے ہیں وہ کیا نہیں کر سکتے؟ آپ نے اب تک ان کے سلسلے میں کیا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ ان پتھروں کو اپنے ملک کی فضا پر سے ہٹائیں۔ کیا کہا؟ میں ہٹا دوں؟ لیکن کیسے؟ یہ آپ کا کام ہے۔ آپ نے ایک نیا آئیڈیا دیا ہے اور میرے سب ساتھی مل کر اسی آئیڈیا پر کام کرنا شروع کر رہے ہیں۔ آپ فکر نہ کریں، پروفیسر داؤد بولے، اور ہم انسپکٹر جمشید کی تلاش میں نکلتے ہیں۔ یہ ٹھیک رہے گا، ان کی موجودگی انتہائی ضروری ہے۔ ہم ابھی سراغ لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بیگم شیرازی سے ضرور مدد لیں، وہ کام کی باتیں آپ کو بتائیں گی۔ پروفیسر داؤد بولے، اچھی بات ہے۔ وہ اٹھے ہی تھے کہ فون کی گھنٹی بجی۔ پروفیسر داؤد نے ریسیور اٹھایا تو ایک بھاری بھرکم آواز سنائی دی۔ کیا یہاں آئی جی شیخ نثار احمد صاحب موجود ہیں؟ آپ کا فون ہے، پروفیسر صاحب نے کہا۔ انہوں نے ریسیور لے لیا اور کان سے لگاتے ہوئے بولے، آئی جی نثار احمد بات کر رہا ہوں۔ آپ لوگ تباہی کے لیے تیار ہو جائیں، ایک آواز گونجی۔ کیا مطلب؟ آپ نے میرے کام میں دخل اندازی شروع کر دی ہے، لہٰذا اب اس شہر پر بھی بارش کروں گا، جو ساکن آباد کے جنگل کا ایک حصہ ہیں۔ ہم نے اس کے شہریوں کو اس لیے جمع نہیں کیا کہ یہ عیسائی ہو گئے ہیں۔ آپ پروفیسر علمان ہیں یا کیا؟
وہ کیا چیز ہے؟ میرا ایک معمولی سا غلام ہے؟ تو پھر آپ کون ہیں؟ مجھے افضال کہتے ہیں۔ کیا؟ وہ ایک ساتھ بولے۔ اسی وقت دروازے کی گھنٹی بجی اور وہ زور سے چونکے۔